हेलो गाइस, इस पार्ट में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मशीन इनपुट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि हो सकता है, आईबीपीएस हो सकता है, या फिर दूसरे आरआरबीज हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर कुछ दूसरे स्टेट एग्जाम्स में भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेटेज अच्छी खासी होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन पर बेस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन अगर 1 नंबर में है तो 5 नंबर में हो गया, और अगर 2 नंबर में हुए किसी एग्जाम में, जैसे कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ रीजनिंग डबल मार्क्स में आती है, तो फिर वहाँ पर 10 मार्क्स तक भी जा सकती है इसकी वेटेज। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखिए, मशीन इनपुट बेसिकली क्या है, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले मशीन इनपुट को समझ लेते हैं। अगर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी मशीन की, ठीक है, मशीन मान लीजिए, सपोज कोई भी एक मशीन है। सपोज आपने कंप्यूटर से एक जो है अपना प्रिंटर को कनेक्ट करके एक हार्ड कॉपी यानी कि एक आउटपुट निकालना है, हार्ड कॉपी। तो देखिए, इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि जो भी डॉक्यूमेंट है आप उस पर प्रिंट कमांड देंगे, ठीक है। फिर वहां से प्रिंटर को कमांड जाएगी, प्रिंटर में एक हमें पेपर की नीड होगी, और उसके बाद वो प्रिंट होकर के फाइनली जो आउटपुट है हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जो है हार्ड कॉपी निकल के आ जाएगी, एक पेपर प्रिंटेड हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक मशीन ने, हमने इनपुट क्या दिया था, उसको प्रिंट कमांड, चाहे माउस से दी या कीबोर्ड से दें, शॉर्टकट की है, जो भी था, ठीक है। इनपुट क्या था, इनपुट ये था कि प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसने आउटपुट क्या दिया, हार्ड कॉपी। लेकिन इन दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच कुछ सर्टेन स्टेप्स रहे होंगे। जैसे कंप्यूटर ने सबसे पहले क्या किया होगा भाई, आपके जो है प्रिंटर को कमांड भेजी होगी, जिस भी अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, या जो भी है, ठीक है। फिर उसने जब प्रिंटर को कमांड मिली तो उसे इंक की ज़रूरत है, उसे पेपर की ज़रूरत है, उसने फिर उस कमांड को एक्सेप्ट किया और उसको फाइनली प्रिंट आउट दिया। तो ये कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, ठीक है। अब आप चाहे आज कल 10 बार, 50 बार, 1000 बार आप कमांड दीजिए, प्रिंट करने की ये जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार तो हमें पेपर की जरूरत थी, अगली बार उसने बिना पेपर के ही प्रिंट आउट कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी मशीन का जो मैकेनिज्म है वो सर्टेन होता है, फिक्स्ड होता है। आप उससे चाहे 1 लाख बार काम रिपीट कराइए, वो सेम मैनर में ही, वही रिपीटेड फॉर्मेट में उसको जो है हल करेगी, उसको पूरा कंप्लीट करेगी। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स में हमने इनपुट से आउटपुट तक जाना होता है यहाँ पर बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनपुट की, तो मशीन इनपुट में जो, या फिर इनपुट आउटपुट भी हम इस चैप्टर का नाम कह देते हैं कई सारी बुक्स में। जो इनपुट है वो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। यहाँ पर इनपुट के मायने क्या है, तो देखिए जो इनपुट है यहाँ पर, वो कोई भी, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर्स हो सकते हैं अपने आप में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा लिखा हो, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा मीन्स हमें वर्ड्स, नंबर्स, या अल्फा न्यूमेरिक डेटा यानी कि कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट लिख करके एक जो है पूरा सेंटेंस टाइप फ्रेम कर दिया जाए, और उसको एज ए इनपुट हम ट्रीट करें। तो ये जो 3 चीज़ हैं, ये हमारी यहाँ से इनपुट बन सकती हैं, वर्ड्स, नंबर्स, या अल्फा न्यूमेरिक डेटा। और इनको किसी न किसी सर्टेन बेसिस पर क्या किया जाएगा, सर्टेन बेसिस पर इनको आगे जो है प्रोसेस किया जा रहा होगा, और फाइनली हम आउटपुट तक पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखिए पिछले पुराने टाइम में, अगर मैं आज से 7-8 साल पहले की बात करूं, तो तब जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो मशीन इनपुट पर 2 टाइप से क्वेश्चन बनते थे। अगर मैं बात करूं मशीन इनपुट की, 2 टाइप पर, एक शिफ्टिंग, ठीक है, और दूसरा अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ से अब क्वेश्चंस नहीं आते, एक लंबा समय हो गया, शिफ्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो कहाँ से बनते हैं, अरेंजमेंट से। तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें ये टाइप, देखिए ये टाइप पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको हम पढ़ेंगे। जो आना नहीं है हम अननेसेसरी, यानी कोई हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है किसी भी चीज़ पर, ठीक है। कोई हमें रीजनिंग में पीएचडी नहीं करनी है कि हम सारा कुछ पढ़ के जाएंगे, नहीं। स्मार्ट वे में हमने पढ़ना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उतना पढ़िए। अननेसेसरी डेटा को यहाँ स्टोर नहीं करेंगे। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमें ज़रूरत है अरेंजमेंट टाइप पढ़ने की, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि मशीन इनपुट में अरेंजमेंट क्या बला है। ये नंबर्स, वर्ड्स, या अल्फ़ाबेट का अगर कोई भी चीज़ आ रही है, ठीक है, कोई भी इनपुट आ रहा है, तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसकी तरफ बढ़ेंगे ऐसे। तो ये हमारा एक बेसिक टाइप है
कि यहाँ से हम अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं और ये हमारा इनपुट होता है। एक छोटा सा फर्क होता है शिफ्टिंग और अरेंजमेंट में, कि अरेंजमेंट में एक पैटर्न होगा जिसके बेसिस पर हम उनको अरेंज कर रहे होंगे, व्यवस्थित कर रहे होंगे, जबकि शिफ्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सफल किया जाता था। शफल करते थे, पहले के साथ तीसरे को, तीसरे के साथ पहले को, ठीक है, दूसरा चौथे के साथ, चौथा दूसरे के साथ, इस तरह से इंटरचेंज करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, छोड़ देते हैं, बात करेंगे सीधा अरेंजमेंट की। हम देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ पैटर्न्स जो है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर फ्रेम किया जा रहा है तो किस किस बेसिस पर किया जा सकता है। क्योंकि अगर देखिए मशीन इनपुट आपने सॉल्व करना है तो सबसे प्राइमरी चीज है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस पैटर्न पर हम जो है नंबर्स को या फिर अल्फाबेट को अरेंज कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पैटर्न्स की, तो देखिए कई सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको पैटर्न लिख के दिखाता हूँ, फिर हम उनको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे उनका, ठीक है। तो फिर डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं। देखिए जैसे मैं पहले अगर यहाँ से सबसे पहले बात करूँ, एक पहला पैटर्न, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आपको अल्फाबेट के बेसिस पर, ठीक है, एग्जामिनर अरेंज कर देता है वर्ड्स को, ठीक है, कैसे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी या तो इंक्रीज कर देता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आपको दिख सकता है अल्फाबेट के बेसिस पर, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से बात करूँ, जैसे कि अभी तक हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस देखे, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे 4 वर्ड लिखे हुए हैं, मान लीजिए 2 वर्ड लिखे हुए हैं, सपोज जैसे एक लिखा हुआ एप्पल और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ से बॉय, ठीक है। और अगर हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो पहले एप्पल को उठाएगा फिर बॉय को, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो पहले बॉय को उठाएगा फिर एप्पल को। तो ये तो हुआ हमारा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा देखिए क्या करता है, कई बारी इनको डिवाइड कर देता है वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर, ठीक है, वोवेल कॉन्सोनेंट, और उसके बाद वोवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करने के बाद इनको फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न पे अरेंज करता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज मान लीजिए 4 वर्ड लिखे हुए थे, जैसे एक एप्पल, एक बॉय, इसके अलावा मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पर रेड, और दूसरा मान लीजिए एक वर्ड लिख दिया मैंने ईगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये 4 वर्ड्स थे, 1 2 3 4। तो इनमें देखो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें, एप्पल और ईगल को, तो ये किससे शुरू हो रहे हैं? एक वॉवेल से शुरू हो रहे हैं। तो यानी मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहे हैं तो पहले एप्पल को उठाएगा, दूसरी बार में किसको? ईगल को उठाएगा। कॉन्सोनेंट पे देखें तो पहले बॉय को उठाएगा फिर रेड को उठाएगा। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमें ये चीज़ें चेक करनी है जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हैं कि वहाँ पर इनमें से गिवन में से कौन सा पैटर्न जो है वहाँ पर मौजूद था, कौन सा प्रेजेंट था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कई बार क्या करता है, इनके अलावा यानी इन पैटर्न्स के अलावा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की भी बात कर लेता है, यानी कि टोटल कितने लेटर्स किसी भी वर्ड में है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, कितने हैं किसी भी वर्ड में। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक वर्ड लिखा हुआ था मान लीजिए रेड, एक लिखा हुआ था ईगल, इसके अलावा मान लीजिए मैंने एक दूसरा वर्ड लिख दिया कुछ भी, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ से क्रिएट, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक वर्ड लिख दिया। तो यहाँ पर देखूँ तो कितने हैं? 3 लेटर्स, यहाँ पर देखूँ तो कितने हैं? 5 लेटर्स, यहाँ पर देखें तो कितने हैं? 6 लेटर्स। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे? यहाँ से आर को, फिर किसको? ई को, और फिर सी को। तो अगर हम नॉर्मली देखें अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो कोई सीक्वेंस हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन ये क्या था? नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग। और जब भी ऐसा होगा तो हर एक वर्ड की जो वर्ड लेंथ है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में अलग अलग मिलेगी। कहीं पर सेम होती है तो फिर उसको अल्फाबेटिकल पर बांट देता है। जैसे मान लीजिए 2 वर्ड हो जाए, जैसे एक एप्पल और एक ईगल, दोनों में सेम लेटर्स है, नंबर ऑफ 5, ठीक है, नंबर ऑफ जो लेटर है वो दोनों में सेम है, दैट इज 5। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, फिर इनको या तो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में लगा देगा बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए में, यानी ए और ई के अकॉर्डिंग। तो या तो बढ़ते हुए क्रम में लगा देगा या तो घटते हुए क्रम में। तो यानी यहाँ से भी क्या करता है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग पैटर्न पर लगा देता है। तो एक ये पैटर्न हो गया। एक क्या करता है, कई बारी यहाँ से कई बारी करता है कि या तो लास्ट डिजिट, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग लगा देता है, ठीक है, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, यानी ये 2 ऑप्शन तो उसके पास मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग करने के। लास्ट लेटर का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से, सपोज ये वर्ड लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय का जो लास्ट लेटर है वो क्या है? वाई। रेड का लास्ट लेटर क्या है? ई। और मान लीजिए एप्पल का लास्ट लेटर क्या है? यहाँ से ई। तो यानी कि
रेड का लास्ट लेटर टी, बॉय का वाई और एप्पल का ई, तो ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनमें इनके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ना देख करके लास्ट लेटर को देखे, ई, वाई और टी, तो यानी पहले किसको पिक करेगा वो, एप्पल को, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, फिर किसको, रेड को, क्योंकि ई के बाद टी का प्लेस आएगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, और फिर किसको, वाई को, क्योंकि वो लास्ट में है। अगर डिक्रीजिंग में आएगा तो पहले बॉय को पिक करेगा, फिर रेड को, और लास्ट में एप्पल को। तो यानी इस तरह के सीक्वेंसेस रखता है, तो लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग रख देता है। कई बार ऑल्टरनेट पिक कर देता है, एक के बाद एक, यानी ऑल्टरनेट सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा ऑल्टरनेट सीक्वेंस, तो ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस क्या है, इसको भी देखते हैं। यहाँ से ऑल्टरनेट सीक्वेंस, ये इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 4 वर्ड लिखे हुए थे, सपोज उनको देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में उनको अरेंज कर लिया। मान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ था एप, दूसरा मान लीजिए लिखा हुआ था बॉय, फिर मान लीजिए लिखा हुआ था कैट, फिर मान लीजिए लिखा हुआ था डॉग, और सपोज एक और था यहाँ पर आई, ठीक है, इस तरह से। तो अब मान लीजिए उठाएगा तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में, लेकिन पहले इसको ना उठा करके किसको, इसको उठा लिया, यानी इसको छोड़ दिया ऑल्टरनेट एकांतर क्रम में। फिर बॉय के बाद कैट को ना उठा करके किसको, डॉग को उठाया। फिर डॉग के बाद आई को छोड़ दिया, किसको, एप को उठाया। फिर एप के बाद ये ऑलरेडी पिक कर चुके, तो फिर किसको, कैट को। फिर डॉग को ऑलरेडी पिक कर चुके, तो फिर किसको, आई को। तो इस तरह से एक के बाद एक छोड़ करके जो है ऑल्टरनेट सीक्वेंस में रख सकता है, ठीक है। तो ये हमारे मेजर पैटर्न्स होते हैं। इसके अलावा कई बारी क्या करता है, कई बारी कि सम कर देता है, सम ऑफ लेटर्स, ठीक है, या सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यानी फर्स्ट और जो लास्ट लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में या तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लगाता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लीजिए मैं इसी एक वर्ड को ले लूँ, फर्स्ट लेटर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब अल्फाबेट में किस प्लेस पर आता है, 1। ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, दोनों का सम कर दिया तो कितना बना, 6। बॉय 2 एंड 25, तो इन दोनों का सम कर दिया तो कितना बना, 27। सिमिलरली यहाँ से ये कितना 3, ये कितना 20, इनका सम किया तो कितना 23। इसी तरह से आगे भी, तो इनके ना तो नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेगा, ना इनका अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस देखेगा। क्या कर देगा, ये देखेगा कि अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं तो पहले 6 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर आगे कुछ और, ठीक है। अब बाकी सारे वर्ड्स को अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। तो यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर या सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट के बेसिस पर इसको जो है अरेंज कर देता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ ऐसे सीक्वेंस, ऐसे पैटर्न आपको मिलेंगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। इसके अलावा आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर द ओनली पैटर्न्स विच कैन बी कम इन द एग्जाम, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं अक्सर देखने को एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से जैसे ये चीज़ जो देखी हमने, ये देखी कि वर्ड्स को किस किस बेसिस पर अरेंज करता है, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो पैटर्न्स थे वो किसके लिए थे, वर्ड्स के लिए थे, ठीक है। वर्ड्स को किस किस बेसिस पर अरेंज कर सकता है। सिमिलरली इसी तरह से कुछ चीज़ें हम नंबर्स के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, एक बार उन पर भी लुक देखते हैं कि नंबर्स को किस किस बेसिस पर अरेंज किया जा सकता है। तो देखिए अभी हमने देखा कि वर्ड्स को कैसे यहाँ पर अरेंज किया जा सकता है, वर्ड को कैसे जो है शफल किया जा सकता है, किस किस बेसिस पर। अब हम देखते हैं ये चीज़ नंबर्स के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ से नंबर्स की, कि भाई नंबर्स को कैसे कैसे अरेंज करेगा, तो देखिए इसके लिए कुछ सर्टेन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अगेन कि फिर यही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसी ही कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ तो उनकी न्यूमेरल वैल्यू के अकॉर्डिंग, या मैं कह सकता हूँ कि न्यूमेरल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लगा देगा। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लगाया जा रहा था वर्ड्स को, तो अगेन मैं वही चीज़ यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, या तो इंक्रीजिंग या तो फिर डिक्रीजिंग। इसके अलावा मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या हो सकता है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ से दूसरा यहाँ से बन सकता है उसके सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। तो यानी जितनी भी उसमें डिजिट हैं उसका सम करके, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, और देखिए इसके अकॉर्डिंग भी वो क्या करेगा, या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लगा देता है या तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में। जैसे सपोज यहाँ पर लिखा हुआ था 23, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 45, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 61, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं सम करूँ तो 2 + 3, 2 और 3, ये दो डिजिट्स लिखे हुए थे यहाँ पर 2 और 3, इनको आपस में ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, ये 5। इसी तरह से 4 और 5 इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना, 9। 6 और 1 इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 7। तो 23, 45, 61 को
अब वो क्या समझेगा इस टाइम, 5, 9 और 7 इनके अकॉर्डिंग। तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं तो पहले किसको लगाएगा, 23 को, फिर लगाएगा यहाँ पर 61 को और उसके बाद 45 को। तो यानी हमें समझ में नहीं आएगा नॉर्मली अगर हमें ये चीज़ नहीं पता कि किस बेसिस पर इसको अरेंज कर दिया था, इसलिए इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है सम करे, कई बार क्या करता है डिफरेंस भी कर देता है, तो इसलिए रेडी रहिएगा इन चीज़ों के लिए कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ये भी कई बार आपको जो है पैटर्न देखने को मिल जाएगा और इसके बेसिस पर या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग पैटर्न मिल जाएगा। डिफरेंस का मतलब जैसे यहाँ पर मैं देखूँ, सपोज कोई नंबर था लिखा हुआ था एक 67, दूसरा नंबर लिखा हुआ था मान लीजिए 42, एक लिखा हुआ था 81। तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 का डिफरेंस कितना 1, 4 और 2 का डिफरेंस कितना 2, 8 और 1 का डिफरेंस कितना 7। तो इनको अब वो 67, 42, 81 नहीं, क्या दिखेगा 1, 2 एंड 7, ये नंबर्स उसको दिखाई पड़ेंगे। तो इसके बेसिस पर इनको बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में लगाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर फोर्थ पॉइंट की, इसके अलावा देखो क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है डिजिट्स की। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स और उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर देगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लगा देगा। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, इसके अलावा वही चीज़ जैसे हमने नंबर्स वर्ड्स में देखा था लास्ट लेटर, तो ऐसे ही यहाँ पर लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न पे लगा देता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न। इसके अलावा देखो एक और पैटर्न बन सकता है यहाँ से, और वो अगर हम यहाँ से देखें तो वो क्या, वही ऑल्टरनेट सीक्वेंस जो हमने वर्ड्स के लिए देखा था, वही ऑल्टरनेट सीक्वेंस यहाँ पर भी बन सकता है और ऑल्टरनेट सीक्वेंस में पिक कर लेता है। इसके अलावा मैं अगर एक और देखूं तो कई बार क्या करता है इन नंबर्स को ऑड या फिर इवन, ठीक है, ऑड या फिर इवन और या फिर प्राइम या फिर कंपोजिट के बेसिस पर जो है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, प्राइम कंपोजिट के बेसिस पर, यानी फिर इनको जो है अरेंज करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी जब भी कभी आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, नंबर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट चीज़ें हैं, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं इस तरह के पैटर्न्स, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ऑड इवन या प्राइम कंपोजिट। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएँ। सपोज जैसे देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज 40, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 12, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसके बाद 39, या और एक नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 71। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये चीज़ अगर यहाँ पर हुई तो इसके बाद अगर ये नंबर्स हैं 21, 40, 12, 39, 71, तो अब इनको मान लीजिए देखिए क्या करेगा, ऑड इवन के बेसिस पर बांट देगा। ऑड इवन कैसे कि एक तरफ तो मान लीजिए ऑड चल रहे हैं, इवन चल रहे हैं सिर्फ 12, 12 के बाद प्लेस आ गया 40 का, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑड चल रहे हैं, इस तरफ इवन दूसरी तरफ ऑड, यानी पहले आ गया कौन 21, फिर यहाँ पर 39, फिर यहाँ पर 71। ये सीक्वेंस यानी कि इधर केवल इवन और इधर केवल ऑड, इस तरह से ये चीज़ें चल जाती हैं। कई बार इस तरह से प्राइम और कंपोजिट पे भी डिवाइड कर देता है। तो इसलिए जब भी कभी आप इन चीज़ों पर देखें तो इनका जो है ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा। आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इन सीक्वेंसेस पर बेस्ड, इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। तो बिल्कुल फ़िलहाल लेकिन इस सेक्शन में मेरे को आपको ये बताना था मुझे कि आप किस किस चीज़ों पर फोकस करेंगे जब भी आप पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि वर्ड्स को या नंबर्स को किस बेसिस पर अरेंज किया जा रहा है। आई होप ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ आ गई होगी और हेल्पफुल भी होगी।